बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद, जनरल फैज़ के साथ 3 साबिक़ फ़ौजियों की गिरफ़्तारी के बाद मज़ीद गिरफ़्तारियाँ जो है वो हो रही हैं और 6 पुलिस एहलकार अडयाला जेल के उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इल्ज़ाम है सहूलतकारी का, इल्ज़ाम है अडयाला जेल में इमरान खान की तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी की सहूलतकारी का, और वहाँ पर जो एहलकार तैनात थे जिनमें 3 ख़वातीन भी शामिल हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की खबरें आ रही हैं और बाकी जो पैगाम रसानी है उसकी खबरें आ रही हैं कि किस तरह आर्टिकल जो है वो बाहर भिजवाए जा रहे थे, किस तरह जो है वो ट्वीट्स हो रही थी और किस तरह जो है बाकी सहूलियात मिल रही थी। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि बिजली की सब्सिडी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने दी, लेकिन इस पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। सूबों को चाहिए था कि वो पंजाब की तकलीद करते या पंजाब की तरह जो है वो बाकी सूबे भी अनाउंस करते, लेकिन उसकी बजाय अब सूबे आपस में जो है वो तनकीद बराए तनकीद पे जो है वो चीज़ें चल रही हैं। कभी किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और कभी कोई कह रहा है कि अपने जहाज़ इस्तेमाल ना करें, अपने घर जो है वो छोटे रखें और अपनी गाड़ियों का फ्यूल जो है उस पर बचा लें और इस पर आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये तनाज़ा आखिर क्यों खड़ा हो रहा है? बात तो आवाम की है और सारी जमातें जो हैं आवाम के वोट से ही आती हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के नाम पे तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस पर भी बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक और नया रेफरेंस, तोशा खाना 2 रेफरेंस जो है वो आज बाकायदा नैब कोर्ट में दायर कर दिया गया है। ज्वेलरी का मामला है और बल्गारिया की जो ज्वेलरी सेट था उसका मामला है, उस पर ये रेफरेंस दायर किया गया है, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस भी अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे राना एहसान अफजल साहब, उनसे बात करेंगे और फिर बात करने जा रहे हैं राना आतिफ साहब से जो जिनका तल्लुक़ है तहरीक इंसाफ से। आप दोनों का शुक्रिया। राना साहब, राना एहसान साहब, मुझे बताइएगा सर, एक तो पहले शुरू करते हैं जो जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी है, उसके बाद 3 साबिक़ फ़ौजी अफसरान की गिरफ़्तारी है और अब पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल गिरफ़्तार हुए और अब 6 एहलकार जो है वो गिरफ़्तार हो गए हैं। सर, ये मामला किस तरफ जा रहा है? ये तहक़ीक़ात थोड़ी सी ख़बर हमसे शेयर कीजिएगा कि ये अब अगली बारी किसकी हो सकती है? बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है जो एक इदारा कर रहा है और जो तहक़ीक़ात हो रही हैं उससे जो है वो नए इंकशाफात भी हो रहे हैं, एविडेंस भी आ रहे हैं और ये चीज़ें अभी ऑन गोइंग हैं। तो बिल्कुल इसके अंदर कंक्लूजन का एक निज़ाम जो है वो नज़र आ रहा है, जहाँ एक तो राब्ता भी रखा गया, सियासी चीज़ों मामलात के अंदर मुदाखलत भी की गई और फिर ये सहूलतकारी जो है वो की जा रही थी। तो बिल्कुल इसके ऊपर अभी तहकीकात जारी हैं और मैं तो समझता हूं कि बहुत कुछ आगे अभी आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है मिलजुल के मुल्की मफादात के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की जा रही थी, कैसे जो है अदारों को टारगेट किया जा रहा था, किस तरीके से प्लानिंग के तहत 9 मई के वाक़यात हुए, किस तरीके से जो है मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया के जरिए इंस्टेबिलिटी फैलाई जा रही थी, अदारों को टारगेट किया जा रहा था और मुल्क मुखालिफ बयानिए जो है वो अवाम के अंदर फैलाए जा रहे थे। तो बिल्कुल ये सब कुछ अभी ऑन गोइंग है और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी आगे तक जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर अब इस तरह की साजिशों की जो मुल्क को माशी तौर पे इंस्टेबल करें, मुल्क को सियासी तौर पे इंस्टेबल करें, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। राना साहब, आप एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं, थोड़ा सा शेयर करेंगे कि ये मामला अब किस तरफ जाएगा? अदलिया भी के नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं, कभी साकिब निसार या किसी और का नाम भी सामने आता है और कभी जो है वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी जो है वो चल रहे हैं। तो कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है सर? देखें, हम तो समझते हैं कि जहाँ पाक अफवाज अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करती है, अदलिया को भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। साकिब निसार साहब का जो किरदार रहा उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी जो है अपना हिस्सा मुल्की तबाही के अंदर भरपूर तरीके से डाला और उनकी ऑडियो, उनके बेटे की ऑडियोज आई कि किस तरीके से टिकट बट रहे थे, जो कुछ भी है। तो ये इन सब मामलात पे अदालतों को चाहिए कि वो भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करे
और जो उनका जो चीज़ें हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, सुओ मोटो लिया जाए, या फिर अपना जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो उनके कॉन्डक्ट के ऊपर कोई रेफरेंस जो है वो विद इन जुडिशरी निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। राना आतिफ साहब, आपकी तरफ आऊँगा सर। तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है सर? 22 तारीख को आपका जलसा भी है और ये सूरत पैदा हो रही है। आज डाला जेल के भी 6 एहलकार गिरफ्तार हो गए हैं, इससे पहले भी गिरफ्तारियाँ हुई, तो कोई परेशानी है? सुना है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो काफ़ी टेंशन में है वहाँ पे इस सारा नेटवर्क पकड़े जाने के बाद। जावेद बलोच साहब, मैं वैसे आपकी बात से हैरान हूँ। ये आपको इंफॉर्मेशन आपको किसने दी है? इस तरह की बातें करना, मेरा ख्याल है काफी आपने कामयाना सी बात की आपने। वैसे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सवाल ये है कि आप सवाल तो आपका मुझे वैसे पता नहीं आप इस कंक्लूजन में पहुंचे कैसे हैं। वैसे खान साहब देखिए, टेंशन में वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। अच्छा। टेंशन में वो लोग होते हैं जिन्होंने कौम का खरोवर पे लुटा हो। ठीक है। टेंशन में वो लोग होते हैं जो फॉर्म 47 पे आए हो, ठीक है। अनलेस आप खुद खान साहब से मिले हैं, आपकी खुद ही ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ भी बेशक आपने खुद ही कह दिए, बस आपने बात सर जो साफी मिले हैं राना आतिफ साहब, जो साफी मिले हैं जिनके साथ उनकी गुफ्तगू होती है, और जो हमारे खुद रिपोर्टर थे मौजूद थे वहाँ पे, उनके साथ गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना है कि खान साहब टेंशन में थे। तो हर बात करें आप, तो इंस्ट्रक्टर बात करें आपने, अगर बायस प्रोग्राम करना है तो वो आपकी मर्जी है। चलें इसको आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये सवाल पसंद नहीं तो मैं और सवाल कर लेता हूँ। मुझे बताइएगा कि 22 अगस्त को, चलें छोड़ दें इसको छोड़ दें राना साहब, छोड़ दें इसको। मुझे बता दें कि 22 अगस्त को जलसा होने जा रहा है, उसके क्या इंतजाम हैं? चलें इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 22 अगस्त को जो जलसा है, आपने तो आपने मुझसे पूछने के लिए अपनी पूरी जी आप करें। देखिए, हम ये पार्टी हमारी इमरान खान साहब हैं, आपके एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करा ली जाए, ठीक है। एक इस 9 मई की भी करवा ली। यहाँ ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं, आज डाला जेल में के 6 एहलकार भी गिरफ्तार हुए। राना आतिफ साहब, आप सर बताइएगा, मैं सवाल दोबारा दोहराता हूँ कि अब स्ट्रेटजी क्या है? तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? अब ज़ाहिर बात है गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और इल्ज़ाम है कि सहूलतकारी हो रही है, तो इसके बाद तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी सामने आ सकती है? सर आपका 22 अगस्त को जलसा भी है। देखिए, हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। स्ट्रैटेजी हमारी वाज़ेह है। स्ट्रैटेजी में क्या, हम तो बार बार ये रिपीटेडली बात कर चुके हैं कि हम वो जमात हैं, हमारा लीडर इमरान खान वो लीडर है, तो हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, आइन की और कानून की, ठीक है। हम विच हंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जिसने भी आप 9 मई की आप इम्पार्शियल इंक्वायरी कराएं। अब ये बात हमारी सारी लीडरशिप, हम सब ये बात बार बार कर चुके हैं। देखिए, 1.5 साल में कोई लोगों का प्रोसिक्यूट लोग नहीं किए जा सके। यास्मीन राशिद साहिबा कोई 15-16 माह से वो कैंसर की मरीज हैं, वो जेल के अंदर हैं, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, आप ऐसे नहीं, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, इम्पार्शियल इंक्वायरी कराएं, और जो लोग जिन्होंने किया है उसको वो करें। खान साहब बार बार ये बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात ऐड कर दूं, जी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसकी भी एक जुडिशियल इंक्वायरी करानी चाहिए। अच्छा, देखिए ना, जब हम अपने आप को पेश कर रहे हैं, हमें पता कि हमने कोई चीज गलत की नहीं है, और हम कह रहे हैं इंक्वायरी कराई जाए, तो जब हम नून लीग को ये कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन की एक इंक्वायरी कराई जाए, तो ये क्यों घबराते हैं उससे? इनको पता है कि ये सारी की सारी हुकूमत फॉर्म 47 पे है। 17 सीटों से ये लोग इक़्तिदार में आए हुए हैं, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। ये क्यों घबरा रहे हैं? ये भी जो इन्होंने 9 फरवरी को रिजल्ट चेंज किए, ये भी उसकी इंक्वायरी करा लें। अच्छा, तो हमारा पॉइंट सिंपल है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हाकमियत हो, ये बड़े इनके लंबे जो
जो इनके भाषण है उससे मुल्क में आने और कानून की वो नहीं आनी। देखिए हमें भी पता है कि पिछले साल नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में आए, एयरपोर्ट के ऊपर उनकी सारी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी को सहूलतकारी की गई, एयरपोर्ट के ऊपर उनके वो उनके बायोमेट्रिक कर लिए गए। मुझे आप एक जवेद साहब, आप बड़े साफी हैं, मजयत साफी है, मुझे बताया कि पाकिस्तान की तारीख में कोई एक है वाकया ऐसा कि एयरपोर्ट के ऊपर ही किसी के बायोमेट्रिक हो गए हो? तो अगर आप चाहते हैं आइन और कानून तो आपके ऊपर है, बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी हैं, चले सर, केसेस आप लोगों पे भी हैं, जारी बात है। अब जो राना साहब उन्होंने भी पेश किया था, चले मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ। मेरी बात मैं एक छोटा सा कमेंट कर दूं जी प्लान। 2.5 साल से तो हमारे खिलाफ ही 2.5 साल से ये जो नून लीग और पीडीएम की हुकूमत है ये बातें करते हैं और जी हमने तो कभी इंतकाम की, जितनी इंतकाम की सियासत इन्होंने की है 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी बेनजीर के खिलाफ, ठीक है, उसके बाद अब ये जो इन्होंने हमारे साथ किया है ये बिलीव इंतकाम की सियासत पे करते हैं, इनको कोई और सियासत आती नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। राना एहसान साहब आप बताइए सर, ये इंतकाम की सियासत, राना आतिफ साहब कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ सारा इंतकाम हो रहा है, तो जो तहरीक इंसाफ के दौर में नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, तो वो क्या था सर? मरियम नवाज गिरफ्तार हुए। मैं आपको करेक्ट कर दूं, नवाज शरीफ पीटीए के दौर में अरेस्ट नहीं हुए थे, आपको मैं करेक्ट कर दूं, 6 जुलाई 2018 को पीटीए की गवर्नमेंट नहीं। चलें उन्हें बात करने दें, आगे जस्ट टू करेक्ट योर फैक्ट। नहीं आप अपना फैक्ट तो करेक्ट करें ना। बात ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो इनको कंधों पे उठा के हुकूमत में जिन्होंने बिठाया था उंगली पकड़ के, वो उनकी ईमा पे अरेस्ट हुए थे इनको फैसिलिटेट करने के लिए कि ये इक्तदार में आ जाए, क्योंकि वरना तो जो धांधली ज़दा इलेक्शन जो 2018 का था कभी मुमकिन ही नहीं था कि इनको जो है वो हुकूमत मिलती, इनको इक्तदार में ला के बिठाया गया। और फिर जो इन्होंने मईशत के साथ जो खेल खेला, ना टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सके, IMF का मुआहदा किया तो लेट किया, और किया तो ऐसा किया कि उससे मुल्क की माशी तबाही हुई, और फिर उससे फाड़ के डस्टबिन में फेंका तो और उसमें माशी तबाही हुई। इनके अपने जो सदर थे साहब PTI के, कहते थे इनके नैपी चेंज होते रहते थे, इनके ये तो नैपी चेंज कराते थे। अच्छा। तो ये खुद जब इक्तदार में थे तो फौज के बलबोते पे, एस्टेब्लिशमेंट के बलबोते पे हुकूमत कर रहे थे, और इतने जमहूरी थे कि इनको प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का लकब मिला इनको। ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वजीर आजम थे जिनको दुनिया ने, ये हम नहीं कह रहे, दुनिया ने प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का लकब दिया। और फिर आप ये सोचें कि ये तो साफ चले, शफाफ चले, इन्होंने तो करप्शन खत्म करनी थी। एक धेला ये ऑपोजिशन को जो रगड़े इन्होंने करप्शन के केसेस में दिए, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकी, लेकिन खुद 140वें नंबर पे आ गए, जो बदतरीन नंबर था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का। यानी कि करप्ट तरीन हुकूमत ये साबित हुए। इनकी अपनी जो मामलात थे वो इस तरह के थे कि करप्ट तरीन हुकूमत ये खुद साबित हुआ। और जो चोरी का पैसा इनको हथेली में रख के यूके की हुकूमत ने दिया, वो इन्होंने एडजस्ट करा दिया फाइन के अगेंस्ट मलिक रियाज साहब का। उसके एवज ज़मीनें खान साहब की फैमिली ने खुद ले ली, उनकी और इनकी एहलिया ने, ट्रस्ट के नाम पे, और फिर उनसे कंस्ट्रक्शन भी कराना शुरू कर दी। यानी कि आप इमेजिन करें कि ये तो हमने जरूर सुना था कि जो शौकत खानम के पैसे थे वो इन्होंने किसी रियल एस्टेट में लगा दिए, लेकिन जो चोरी का पैसा मिला उसको भी इन्होंने अपनी जात के लिए जो है वो उसको भी मैनेज करा के वो कर दिया। तो ये कौन सी करप्शन की ये वो बातें करते हैं। फिर फॉरेन फंडिंग इनकी तोशा खाना घड़ी बेच दी। यानी कि सोचें कि ऐसा वजीर आजम आपने देखा, और फिर झूठ बोला, उसकी कीमत पे भी झूठ बोला, फिर उसकी कहां से कहां बेची। तो राना साहब देखें ना, राना एहसान साहब जब फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं तो कोई, आप गवर्नमेंट में है ना, आप भी गवर्नमेंट में है, तो कोई फॉरेन फंडिंग पे कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है या क्या, इसका आगे क्या है? केस चल रहा है, फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड का भी केस चल रहा है, और भी दीगर केस चल रहे हैं। तो ये तो अभी मामला अभी चलेंगे। फिर इन्होंने देखें जब इक्तदार से आईनी तरीके से निकले तो फिर इनके अमाल देखें कि इन्होंने अवाम को किस तरीके से साइफर पे बेवकूफ़ बनाया, और फिर मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगा के
जो एक एंटी स्टेट, आप सोचें कि मुल्क को IMF का लोन चाहिए था, ये खत लिख रहे थे कि मुल्क को डिफॉल्ट होने दो, लोन ना दो। मुल्क को GSP प्लस का स्टेटस चाहिए था, इनका सोशल मीडिया ईमेल्स डाल रहा था कि GSP प्लस का स्टेटस ना दो। फिर दुनिया में इन्होंने जो लॉबिंग के तहत UK में, अमेरिका में डॉलर खर्च के जो इन्होंने बयानात दिलवाए, मुल्क की जो अच्छी इन्होंने साख खराब की, और फिर 9 मई के वाकयात यक वक्त 10 शहरों में फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए, और फिर जिस तरीके से इन्होंने नफरत की सियासत को रूज दिया है, आज ये इस वजह से ये ज़ेरे एताब है, ये सब कुछ भूल जाते हैं, इनको डिमेंशिया हो जाता है। आज ये जमहूरी भी बन गए, सबसे बड़े जमहूरी ये बन चुके हैं आज, लेकिन इनकी जमहूरियत का मैंने पोल आपके सामने खोल दिया है। और तो सबसे आप देख लें कि ये करप्शन की जो बात तो इनको करते हुए 2 दफा सोचनी चाहिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे करप्ट तरीन हुकूमत थी ये। ठीक है, राना आतिफ साहब आप बताएं, उन्होंने भी जो है जवाब दे दिया आपको, और जो अभी मामला चल रहे हैं, जैसे आज तोशाखाना 2 रेफरेंस भी जो है वो दायर हो गया, फिर 190 मिलियन पाउंड का केस भी जो है वो चल रहा है, तो इसमें कहाँ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का फिर कैसे वो आप लोग तो कहते हैं कि बड़ी जल्दी बाहर होंगे, तो कैसे बाहर आएंगे फिर? वो मुझे राना एहसान अफजल साहब बड़े एक सुलझे हुए आदमी हैं, मुझे इनसे हमदर्दी है कि इनको इनकी पार्टी ने सभा काउंसिल का टिकट भी नहीं दिया और राजा रियाज को टिकट दे दिया जो कि लोटा था। तो मुझे पता है कि राना एहसान अफजल साहब वो बड़े वैसे नफीस आदमी हैं, और उनको पता है कि ये जो बातें इन्होंने बड़ी आमियाना सी बातें की हैं, ये इनकी शख्सियत के बरक्स है। लेकिन ऑब्वियसली नून लीग में इन्होंने जगह बनानी है, तो फिर ऐसे ही होनी है, नहीं तो फिर टिकट फिर राजा रियाज साहब ले जाएंगे अगली दफा। तो पहले तो ये मैं साइड कॉमेंट है ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बात की 1990 के अंदर एक इलेक्शन हुआ था, 2012 में इफ्तिखार चौधरी जो इनके फेवरेट चीफ जस्टिस थे, ये भूल जाते हैं, जस्टिस जवाद ख्वाजा और एक और जज थे, 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का, असगर खान केस का एक फैसला है। पाकिस्तान की सियासत में 77 साल में जो सुप्रीम कोर्ट की रिटन जजमेंट है कि एक पार्टी जो पली ही पैसे के ऊपर थी, जिसको जाली तरीके से इलेक्शन जितवाया गया, अगर मेरे भाई के पास वो जजमेंट नहीं, मैं आपको जजमेंट व्हाट्सएप कर देता हूं, आपको भी कर देता हूं, वो जजमेंट आप पढ़ लें कि कैसे इनकी सारी जमात को 160 मिलियन रुपए उस दौर के अंदर दिए गए, जो आज के मेरा ख्याल है 16 अरब 20 अरब रुपया बनता होगा, इनकी जमात को बेनजीर के खिलाफ इलेक्शन जितवाने के लिए IGI। ठीक है, तो पहले तो आप इनकी मैं जमहूरी क्रेडेंशियल बता दूं। 81 के अंदर नवाज शरीफ साहब को जो बंदा सियासत में लेके आया था, उसका नाम था जनरल जिलानी। 85 में वो जो गैर जमाती सियासत में जिनका नाम ही कोई नहीं था, उनको वजीर आला किसने बनाया? तो मेरे भाई आप हमें जमहूरियत का वो आप हमें लेक्चर ना दें। आप तो जमहूरियत को आपको तो स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे जमहूरियत होती क्या है, आप तो बिलीव ही नहीं करते जमहूरियत के ऊपर। तो मैंने सारा बता दिया, बेनजीर के साथ जो आपने किया, ठीक है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो सारी जिंदगी नवाज शरीफ के जुल्म और सितम की बात करते रही सारी जिंदगी, वो एग्जाइल में चलेंगी 98 के अंदर। जो वैसा भी तरीका ऐसा है, ये पूरी कौम को पता होना चाहिए, जो आज बड़े जो जमहूरी बने हुए हैं। और इस इलेक्शन के अंदर और पूरा मुल्क रो रहा है, शाहिद का कान से लेके इन्होंने परवेज अला की बात तो कोट कर दी, और शाहिद का कान जिसकी कैबिनेट का आप हिस्सा भी थे, एहसान अफजल साहब आप थे, या मतलब कि आपके मरहूम वाले साहब थे, मुझे अब थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल आपके वाले साहब थे, वो कह चुके हैं, जुबैर उमर साहब कह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं, और मैं क्या क्या आपको एग्जांपल दूं कि ये सारी हुकूमत जाली खड़ी है। हाँ, तो ये दूसरी बात ये है। तीसरी बात मैं कभी प्रोग्राम में कह चुका हूं, इमरान खान को ना, मेरी बात सुने, इमरान खान को पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना, उसका पूरी दुनिया में नाम है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। मैं एहसान अफजल साहब को कहूंगा, ये रिकॉर्ड पे बात करें, शौकत खानम की बात की, इनको फिर डेफेमेशन का जब नोटिस आएगा तो फिर ये माफी भी मांग लेंगे। अच्छा, और खुदा के वास्ते आपने कोई इदारा तो बनाया नहीं इस मुल्क के अंदर, आप एक सुलझे हुए आदमी है, और शौकत खानम की क्रेडिबिलिटी है और इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है, जितना पैसा वो लोगों से जितना लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान की तारीख में कोई बंदा उसके नजदीक नहीं है। और तोशा खाना में नवाज शरीफ ने और जो इन्होंने साहब ने जो गाड़ियां ली हैं जरदारी ने, वो हम तो कह रहे तोशा खाना की कर ले, वो केस पे बात ही कोई नहीं है, सिवा कुछ 6 दफा रेफरेंस भेजा जा रहा है। अगली बात, साइफर का केस तो आपके सामने जिसके साथ शुरू हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अब इनको बात भी नहीं करनी चाहिए, एक एक करके सारे केस क्वॉश हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नून लीग की इस टाइम कोई परफॉर्मेंस नहीं, मईशत की ये बात कर रहे हैं, और भाई आप 80 रुपए यूनिट आप बिजली पे ले गए हैं, 2015 की पावर पॉलिसी आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है।
आतिफ साहब आप डॉलर ले गए हैं। राना आतिफ साहब मुझे एक ब्रेक, ब्रेक ले लें, फिर बाद में आते हैं। ब्रेक नहीं, मुझे खत्म करें, ब्रेक बाद में ले लें। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट आप डेफिसिट छोड़ के चले गए आप, और कौन सी मईशत की बात कर रहे हैं आप? आपने 30 अरब डॉलर मार्केट में फेंका डॉलर को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज रखने के लिए। पूरे मुल्क का तो आपने बेड़ा गर्क किया है। अब पिछले जो 16 माह थे, फिर आपके पहले मिफ्ता को आपने हटाया, फिर असाक डार। अगर असाक डार ने इकोनॉमी इतनी अच्छी चलाई थी, आपने इस बार फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया असाक डार को? आपने तो मुल्क की अच्छी खासी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। चलें राना आतिफ साहब वापस आते हैं, राना आतिफ साहब वापस आते हैं सर, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आखिर कोई सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये मामला जाएगा काम पे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ तो सियासत जो है वो हो रही है मुल्क के अंदर, जारी बात है नून लीग का अपना एक मंशूर है, अपनी पॉलिसी है, तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है, लेकिन अवाम कहाँ खड़े हैं? हम इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं कि अवाम की हालत ज़ात पे कौन जो है वो रहम खाएगा और कौन रिलीफ देगा। राना आतिफ साहब, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ सर, वही बताइएगा कि आप ख़ुद एक हल्का को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, आपके हल्का की आवाम है, आपने वोट लिए हैं, और जो बिजली के बिलों का मामला चल रहा है, अभी सीएम पंजाब ने जो है वो रिलीफ दिया बिजली के बिलों पे, तो क्या ये रिलीफ काफ़ी है? और जो सूरत हाल चल रही है इसमें अवाम कहाँ खड़ी है सर? नहीं जो साहब, ये तो कोई रिलीफ नहीं, ये तो मजाक है। वो एक भाई हुकूमत रेट बढ़ा देता है, दूसरा भाई टीवी पे आके कहता है जी मैंने रेट कम किया है। मैं आपको बताऊं, पिछले 3 माह के अंदर 130 से 140 अरब रुपए की बिजली महंगी की गई है। और ये जो इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर ये आ गया, जो कि लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि इसकी भी टेक्निकलिटीज में नहीं भी जाता, वो टोटल पैकेज ही 45 अरब रुपए का टोटल पैकेज है। और जो हमें लग रहा है कि जो बिजली की जो कीमत इन्होंने 3 माह में 45 अरब की, और मैं देख रहा था कि परसों आधे पेज के अखबारों पे इश्तिहार थे सिर्फ इस चीज के बताने के लिए कि हमने बिजली आपके लिए सस्ती कर रहे हैं। तो ये तो काफी नहीं है। 16-18 रुपए से बिजली ये 80 रुपए यूनिट ले गए हैं। लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं, गरीब आदमी अपना मोटरसाइकिल बेच रहा है, फ्रिज बेच रहा है, वो बिजली तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। एक बंदा मुझे बता रहा था कि उसका जिसका 10,000 बिल आता था पहले, वो कहता मेरा अब 70,000 रुपए बिजली का बिल आ चुका है। और हम 17-18 रुपए यूनिट पे बिजली छोड़ के गए थे, जो कि इन्होंने 82 रुपए पे बिजली पहुंचा दी है। 35% तो बिजली के ऊपर टैक्स है। रिलीफ देना था तो बिजली के ऊपर टैक्स ही खत्म कर देते सारा ये, क्योंकि ये और टैक्स इकट्ठा कर नहीं सकते। और ये एहसान अफसर साहब पहले बात कर रहे थे कि हमने टैक्स इकट्ठा नहीं किया। मैं इनकी मालूमात की दुरुस्तगी के लिए कहता हूं, हमने अपने दौर के अंदर 3 साल के अंदर टैक्स कलेक्शन डबल कर दी थी। इकोनॉमी हमारे दौर के अंदर 6-6.25% पे ग्रो कर रही थी, जो कि अब मनफी जोन में जा चुकी है। एक साल मनफी 0.2%। वो इसलिए कहते हैं ना राणा साहब, वो इसलिए कहते हैं कि आपके तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने खुद कहा था कि हम ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं कि पता चल जाएगा। ये मेरा ख्याल है इनके किसी के कान में कहा होगा, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। बल्कि इनके तो सारे मुआशी एक्सपर्ट, मसला दूं क्या है, जब आप मईशत को जब लोग समझते नहीं उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। मैं तो आपको फैक्ट के साथ बात बता रहा हूं कि इन्होंने 30 अरब रुपया मार्केट के अंदर डॉलर फेंका कि नहीं फेंका डॉलर को आर्टिफिशियल स्टेबलाइज करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, जब हमारी हुकूमत आई डॉलर 130 रुपए का था। ये चेक कर लें आप कि जिस दिन हमारी हुकूमत आई डॉलर 130 रुपए का था, जिस दिन हमने हुकूमत छोड़ी डॉलर 175 रुपए का था। 45 रुपए सिर्फ डॉलर बढ़ा तकरीबन 45 माह के अंदर। और उसके अंदर कोविड भी था, उसके अंदर सबसे 20 अरब रुपए का तारीखी करंट अकाउंट डेफिसिट था। ये एक्सपोर्ट को 500 से 700 मिलियन डॉलर कम करके चले गए थे। ठीक है, कर्जा इन्होंने जितना लिया था पाकिस्तान की तारीख में किसी ने कर्जा नहीं लिया था। उसके बावजूद हमने जैसे इकोनॉमी को हैंडल किया, कोविड के बावजूद जब पूरी दुनिया की मईशतें सुकड़ रही थी और पूरी दुनिया में कर्जा आप देख ले तारीखी तौर पे बढ़ा था, हमने जितना कर्जा 45 माह में लिया, इन्होंने उससे ज्यादा कर्जा सिर्फ 14 माह के अंदर ले लिया था। और अभी ये रोज का 71 अरब। अब राणा साहब इसका हल क्या है सर? इसका हल क्या है तो वो देखें, इसका हल यही है कि जो लोग जिनको लोग देखें, जमहूरियत है क्या कि अवाम आपको वोट दें, आप हुकूमत करें, आप अवाम को अकाउंटेबल हो, फिर ही आप अपनी पॉलिसी को बेहतर करते हैं। हाँ। जब आपको पता है कि अवाम ने आपको वोट डाले नहीं है, आप फॉर्म 47 पे आके बैठ गए हैं, आपने अवाम को जवाब दे है ही नहीं आपको, तो आपको क्या और तहरीक इंसाफ बैठने को तैयार कोई नहीं है तो फिर बात कैसे होगी? नहीं, मैं तो आपको बात ये कह रहा हूँ, देखें
जब आपने एक बुनियादी जमहूरियत की बुनियादी उस पर होती है कि लोगों के मैंडेट के ऊपर होती है, जो जिसके पास मैंडेट होगा वही अकाउंटेबल होगा ना। अगर आपके पास मैंडेट ही नहीं, आप कहां से अकाउंटेबल हैं? तो इनको पता है कि हम तो जीते हुए ही नहीं है। ये तो लोगों को प्राइवेटली कहते भी हैं कि हमें तो लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो हम क्यों उसकी परवाह करें। देखें, बात ये है कि अगर अपोजिशन जमात है, आप अब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, वो हुकूमत में है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि तहरीक इंसाफ बैठे हुकूमत के साथ बातचीत करे, मुज़ाकरात करे और कोई हल निकाले ताकि रिलीफ मिल सके आवाम को? ये अवाम को रिलीफ तो देखिए, हम तो पहले बता रहे हैं कि वही हुकूमत दे सकती है जिसके पास पब्लिक का मैंडेट हो। ये दे ले, ये तो बड़े तजर्बाकार थे। अच्छा। इनके पास तो बड़ी सलाहियतें थी, इन्होंने जो मुल्क की मईशत के साथ हशर किया है। अब पूरा पाकिस्तान इस चीज की गवाही दे रहा है कि वो जो इकोनॉमी जो बिल्कुल आपकी ठीक जा रही थी। आपको मैं एक और बात बताऊं, इनके 2 सालों के अंदर पाकिस्तान की तरीके में सबसे ज्यादा पासपोर्ट बने हैं। पिछले साल 63 लाख पासपोर्ट बना है, जो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड है। अच्छा। एवरेज पाकिस्तान में पासपोर्ट बनता था 20 से 25 लाख। इन्होंने मुल्क का वो हशर कर दिया, 63 लाख पासपोर्ट बना है 1 साल के अंदर। जो लोग एक्सपैट्रिएट हैं, जो लोग यहाँ से पूरा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड तादाद हो चुकी है। और मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि इसका एक ही हल है। देखिए जमहूरियत में, देखें एक सिंपल चीज है, आप पहले जमहूरियत को समझे। हम बदकिस्मती से हुआ ये है कि हमारे यहाँ वो जो जमहूरियत है वो समझा ये गया कि जिसने जैसे मर्जी आपने हुकूमत बना ली तो अब ये जमहूरियत है। जीतना जिस आतिफ साहब, मैं राना एहसान का मौका ले लूँ। राना साहब, अभी सर जो बिजली के बिलों पे हाल है, अवाम का रिलीफ दिया आपने, सीएम पंजाब ने रिलीफ दिया, बाकी सूबे तनकीद कर रहे हैं कि सिर्फ दो महीने का रिलीफ है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा सर? ये देखें, बात ये है कि हमने गर्मियों के महीनों में जब कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो अवाम को 50 अरब का रिलीफ दिया, 100 से 200 यूनिट का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ठीक है। अच्छा, अब जो सूबों का ने जो सूबा पंजाब ने जो रिलीफ दिया, ये उनका अपना इनिशिएटिव है। ये मरियम नवाज या मियां नवाज शरीफ के कहने पे ये इनिशिएटिव पंजाब हुकूमत ने लिया, इसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने अपने एडीबी से निकाल के ये रिलीफ दिया 2 माह का। जब कंजम्पशन आपकी ज्यादा होती है तो ये बिल, गर्मियों के बिल जो हैं कम से कम उनके कम आएंगे। और फिर वैसे ही सर्दियों में जब सितंबर ऑनवर्ड बिल लोगों की कम आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कंजम्पशन कम होती है। तो ये बाकी सूबे भी अगर देना चाहते हैं रिलीफ तो वो दे, अच्छी बात है। और ये तो पंजाब के लिए 45 अरब का हुजम बना है ना, ये सूबा सिंध के लिए तो 10 अरब का होगा, केपीके के लिए तो 6-7 अरब का होगा, बलूचिस्तान के लिए तो 1 अरब का भी ये रिलीफ नहीं होगा। ये क्योंकि उनके जो 200 से 500 यूनिट वाले लोग हैं वो कम तादाद में है, पंजाब में आबादी ज्यादा है। तो अगर वो लोग भी देना चाहते हैं रिलीफ दें, लेकिन बात यह है कि हम को सबको समझना चाहिए कि मुल्क के अंदर जिस तरह के हालात हैं माशी तौर पे, उसमें ये रिलीफ भी देना जो है कोई आसान नहीं था हुकूमत के लिए। और हुकूमत अपनी जो है वो डेवलपमेंट को कट करके ये अवाम को रिलीफ दे रहे हैं ताकि ये मुश्किल वक्त में उनके लिए थोड़ी बहुत आसानी पैदा हो जाए। तो राना साहब, ये क्यों, चलें आगे बढ़ता हूँ मैं, ये क्यों कहा जा रहा है बार बार, ये तासर क्यों आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जो है वो कुछ हालात चेंज हो जाएंगे या कोई इलेक्शन जो है वो करार दिए जा सकते हैं? ये असल में पीटीआई वाले जो हैं अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको लॉलीपॉप देने के लिए ये बयान देते हैं। और अगर इसी तरह वो कल इमरान खान रिलीज हो जाएंगे, अगले हफ्ते हो जाएंगे, अगले महीने हो जाएंगे, लेकिन ना वो कल आता है, ना वो अगला हफ्ता आता है और ना अगला महीना आता है, वो जेल में है। तो ये अब जाहिर सी बात है, अब ये इस तरह की कहानियां चला के ही अपने वर्करों को मोटिवेट रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये हुकूमत अपना 5 साल मुकम्मल करेगी, मुल्क की मईशत को ठीक करेगी और कोई ऐसा जो फोर्सेस हैं जो मुल्क को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेलते हैं उनको रद्द करेगी हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक। तो जो मुज़ाकरात की सर बात हो रही थी, कोई अब मुज़ाकरात हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के साथ, हुकूमत करने को तैयार है या कोई बातचीत चल रही है कोई? देखिए, मुज़ाकरात तो तब होंगे ना जब तहरीक इंसाफ जो है वो सोचेगी कि हमने फौज के अलावा किसी और से बात करनी है। अभी तो वो उसी भूल में है कि इनको कोई फौज से एनआरओ मिल जाए और इनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं, जो दीगर मामलात हैं, इनको एनआरओ के जरिए वो कोई आसान रास्ता फराहम कर दें। तो अभी तो ये इस चक्कर में है। तो ये जब इनको समझ आएगी कि वहां से कुछ नहीं मिलना, तो फिर जब ये आएंगे बात करने तो फिर देखी जाएगी।
चलें, राना आतिफ साहब को बात करने के लिए आएंगे, मिलेंगे, हुकूमत के साथ बैठेंगे? राना साहब कह रहे हैं कि आएंगे तो बात होगी। नहीं, हमने तो बात बता दी, खान साहब ने बात बता दी है कि हमने मुज़ाकरात की बात बता दी है। ये मेरी बात सुने, आप इनको जवेद साहब इनको सीरियस इतना ना लें। इस हुकूमत को कोई बंदा सीरियस नहीं लेता इस मुल्क के अंदर। अच्छा। इनको पता है कि ये जो है 17 सीटों से हुकूमत बनी हुई है, ठीक है। और ये जिन्होंने मेरे एहसान अफजल साहब ने बात की कि पता नहीं क्या बात कह रहे थे कि ये अपने वर्करों को मोटिवेट, तो लीडर अपने वर्कर्स को मोटिवेट ही रखता है। राना साहब, आखिरी क्वेश्चन जो है वो आखिरी ये पोर्शन जा रहा है, तो मुझे बताइएगा कि अब जो सूरत पैदा हो गई है, ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, आपने भी ऐलान कर दिया, कल गवर्नमेंट ने बाकायदा ऐलान किया, तो फिर अवाम कहाँ खड़ी होगी सर? अवाम के लिए कौन काम करेगा जब तहरीक इंसाफ या बाकी सियासी जमातें जो हैं आपस में मिल नहीं बैठेंगी, तो फिर क्या होगा सर? देखिए, ये तो पीटीआई का तो पहले एजेंडा आईएमएफ को खत लिखने से, साइफर के ऊपर खेलने से और दीगर मामलात से क्लियर है कि ये मुल्क के मफादात के लिए नहीं बैठना चाहते। और हमारी तरफ से तो कोई इनकार नहीं है, हमारी तरफ से तो यही है कि अभी ये फौज से बातचीत करना चाहते हैं तो वो अपना शौक पूरा करने, मुल्क के लिए बेहतरी होगी। उन्होंने सर जवाब दे दिया ना राना साहब, उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं, देखिए वो मुल्क के लिए इंशाल्लाह माशी तौर पे हम बेहतरी लेके आएंगे। टैक्स रिफॉर्म्स आ रही हैं और दीगर मामलात हैं, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ अवाम के लिए रिलीफ है। ये जरूर है कि अगर सियासी इंतशार फैलाने की पीटीआई ने कोशिश की तो उसकी इजाजत इनको नहीं दी जाएगी। मुल्क इंशाअल्लाह दुरुस्त सिमत पे जा रहा है और हमें पता है कि एक आम आदमी की जिंदगी मुश्किल है, लेकिन उसके लिए हमने बेहतरी का जो सिलसिला है वो हमने उस तरफ लेके जा। चलें, बहुत शुक्रिया राना साहब जी। राना साहब बोलिए। मैं एक रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। जी, ये जो मईशत की इनसे पूछ लें कि इनको कितनी दहाइयां चाहिए। ये पहले 4 अरब की, जब ये 14 माह में 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट काम करके चले गए और 4 अरब की रेमिटेंस काम करके चले गए। अब बेहतरी आप पहले मुल्क को आपने इतना नीचे ले गए हैं, बेहतरी तो आ ही नहीं रही और 2.5 साल से ये लोगों को चूरन बेची जा रहे हैं कि ये आज बेहतरी आएगी। ये एहसान अफजल साहब भी कही जा रहे हैं बेचारे, क्या बेहतरी कैसे आती है? ऐसे बेहतरी आनी है? वो इतना तो बिल्कुल मैशत का तो बिल्कुल बिठा दिया है ये इनकी हुकूमत ने, पीडीएम ने और ये नून लीग की गवर्नमेंट ने। तो बेहतरी तो नहीं है, मैं कोई आने के आसार, इनको बेहतरी कहते कैसे हैं? पहले चले राना साहब बहुत शुक्रिया, राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना तो साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।